हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपके पीएनएचडी, एम्स, नीट इन सब परीक्षाओं में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्टेड, बिना समय गंवाए क्वेश्चन देखते हैं। किसी अभिक्रिया में ए से बी, सुनो, जो भी हमको क्वेश्चन में कीवर्ड दिया है ना उसे थोड़ा अंडरलाइन करना चाहिए। तो ए से बी के लिए अभिक्रिया की एंथैल्पी दी हुई है। एंथैल्पी को हम लोग डेल्टा एच लिखते हैं। इसकी एंथैल्पी दी हुई है माइनस में दी हुई है। अब सुनो, जब भी हमको एंथैल्पी माइनस में दी रहती है, अब पता है इसे कोई लोग ना क्वेश्चन से करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल सवाल लगाएंगे, पर हम इसे ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। तो मैं इसकी डायरेक्ट ट्रिक बता रही हूँ। अब ट्रिक सुनना इम्पॉर्टेंट है, तो ट्रिक सुनिए। सबसे पहले सुनो, एक हमारे पास ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है। सुनो मैंने क्या कहा, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया में एक मेरे पास होती है ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया, राइट। एक मेरे पास होती है ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया। तो मैं यहाँ पे शोषी लिख देती हूँ। ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया में जो डेल्टा एच होता है ना वो ऋणात्मक होता है, यानी कि वो निगेटिव होता है, जबकि शोषी में डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। तो हमको क्वेश्चन में हिंट दे दिए कि उसकी जो डेल्टा एच है वो निगेटिव है। यहाँ पे देखो माइनस का 4.2 दिया है, तो ये हमको समझ में आ गया कि डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव है। तो अब देखो, ये तो समझ में आ गया जो अभिक्रिया है वो ऊष्मा क्षेपीय है, राइट। अब देखो यहाँ पर ये हमको रिएक्शन दी हुई थी ए से बी। अब मुझे बताओ, ये जो ए था ये अभिकारक था और बी मेरे पास उत्पाद था, राइट। तो मतलब उत्पाद, ये तो समझ में आ गया हम लोगों को, ये हमारा उत्पाद है, ये बी वाला जो है ये उत्पाद है, राइट। तो ये हमारा बी वाला उत्पाद है। तो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया में ना उत्पाद हमेशा स्थायी होता है, तो वो नीचे आता है, जो अभिकारक है उससे नीचे आता है। क्या आप लोग समझ पा रहे हो, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया में उत्पाद हमेशा स्थायी होता है तो वो नीचे आता है, राइट। अब इसमें देखो ए जो है अभिकारक है, उत्पाद हमेशा स्थायी होता है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया में तो नीचे आ रहा है। अब बाकी में देखिए इसमें बराबर ही है, इसमें तो उत्पाद ही ऊपर है, इसमें उत्पाद थोड़ा सा ऊपर है। तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि इसमें देखो ये बी वाला भी ग्राफ ऊपर है, इसमें बराबर पे, इसमें भी बराबर पर है। तो ये वाला ऑप्शन सही जाना चाहिए, क्योंकि ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया में उत्पाद हमेशा स्थायी होता है, तो इसलिए उत्पाद थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है। ऐसा ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया में आप लोग बोलोगे ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया पता कैसे करें, तो उसके लिए डेल्टा एच नेगेटिव आता है, ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए। तो ये देखिए कितने आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये देखिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए हमको आर्यनीय समीकरण दिया हुआ है, ln के वर्सेस 1/t के बीच हमको ढाल दिया हुआ है, और ये का मान क्या पूछा है हमसे, ये पूछा है। तो देखो जब भी ऐसे स्लोप हो तो मतलब कि ढाल बराबर ढाल, यानी कि स्लोप बराबर क्या होता है, -EA/r, राइट। हमको ढाल की वैल्यू दी हुई है -5, माइनस ढाल की जगह पे हम स्लोप 5 × 10⁻³ और आर की वैल्यू हम लोगों को जानते ही हैं 8.314 बराबर माइनस का EA, राइट, बराबर माइनस, ये देखो माइनस से माइनस का 5 कट गया, तो मैं 8.314 में से 5 का गुणा कर देती हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ 8.314, तो आप लोग भी चाहें तो गुणा कर सकते हैं 5 का, राइट। तो 5 चौक 20 का 0 यहाँ से लगी 2, 5 एकम 5, 6 7, 5 3 15 का 5 यहाँ से लगी 1, तो यहाँ पे 41 दशमलव कुछ आ रहा है। तो देखिए 41 दशमलव कौन से ऑप्शन में, इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में, तो हाँ डी ऑप्शन हमें सही पता चल गया। तो ये ध्यान रखना है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो स्लोप है, उस स्लोप और सक्रियण ऊर्जा के मध्य क्या संबंध होता है ये हमको पता होना चाहिए। तो जब भी याद रखो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए स्लोप और सक्रियण ऊर्जा के मध्य संबंध होता है। स्लोप का मतलब होता है ढाल, स्लोप बराबर माइनस का EA/r। कुछ लोग क्या करते हैं EA/r करते हैं, यहाँ पे माइनस भी लगाना इम्पॉर्टेंट है, राइट। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक हमको k दिया हुआ है। यहाँ पे देखो वेग नियतांक हमको k दिया हुआ है। अभिक्रिया के 99% पूरा होने के लिए समय क्या होगा ये पूछा है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए हमको पता होता है k बराबर
2.303/t log ये 100 बटे में जो हमको पूरा समय दिया होता है, मतलब कि दिया गया समय बटे में जो पूरा हो गया ना वो 99% पूरा हो गया, तो यहाँ पे मैं 99 लिख देती हूँ, राइट। अब ये मेरे पास है k बराबर 2.303। अब मेरे को टाइम तो दिया नहीं है तो मैं टाइम की जगह पे t ही रहने देती हूँ। अब मेरे पास देखो 100 में से 99 गए तो मेरे पास 1 बचता है, तो यानी कि यहाँ पे बच जाएगा log 100 को मैं 10⁻² भी लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या आया था हमारे पास आंसर, k बराबर 2.303/t log 10⁻²। 100 को मैं 10⁻² भी लिख सकती हूँ। देखो यहाँ पे 2 है, 2 तो 2 को जब यहाँ 2 जो पावर में होता है तो इधर आ जाता है, log के जब बाहर करते हैं तो k बराबर 2.303/t इंटू 2 और log 10 की वैल्यू 1 ही होती है तो मैं यहाँ पे 1 लिख देती हूँ। तो ये 2.303 को इंटू करेंगे ना तो मेरे पास 4, तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा, राइट। ये मेरे पास डी ऑप्शन आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन अब आने लगा होगा, राइट। अब मेरे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे क्या पूछा है, ब्रोमाइड आयनों की लुप्त होने की दर पूछी है। सुनो, ब्रोमाइड आयनों की लुप्त होने की दर, मेरे पास ये रिएक्शन अब मुझे दी हुई है। मुझे ब्रोमीन के बारे में ज़्यादा फोकस कर रहा है क्योंकि ऑप्शन में ब्रोमीन से रिलेटेड है, तो मैं ब्रोमीन के बारे में ज़्यादा फोकस करूँगी। मुझे ब्रोमाइड आयन की लुप्त होने की दर, देखो ये मेरे पास अभिकारक हैं, अभिकारक समय के साथ कम होते जा रहे हैं, तो यानी कि ये लुप्त होते जा रहे हैं और ये यहाँ पे उत्पाद बनते जा रहे हैं, राइट। तो मेरे पास यहाँ पे Br है, मैं अपी मतलब कि जब भी मैं लुप्त होने की दर लिखती हूँ तो dBr लिखूँगी बटे में dt लिखूँगी। चूँकि ये लुप्त हो रहा है तो मैं यहाँ पे माइनस भी लगा दूँगी। चूँकि यहाँ पे 5 है तो मैं यहाँ पे -1/5 यहाँ पे लिखूँगी, राइट। अब मैं यहाँ पे जो ये वाला ब्रोमीन है इसे मैं कैसे लिखूँगी, चूँकि उत्पाद है, ये बढ़ रहा है तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव लगाऊंगी और यहाँ पे 1/3 लिख दूँगी और dBr लिख दूँगी, राइट। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया को। तो मैं इसको आगे पीछे करके लिख लेती हूँ। कैसे लिख लेती हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ dBr, ये वाला मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, ये वाला। तो dBr2 बटे में dt, dBr2 बटे में dt, ये देखो 1/3 है तो मैं यहाँ पे 1/3 लिख के यहाँ पे बराबर में करके यहाँ पे 5 Br नेगेटिव है ना, तो मैं यहाँ पे -1/5 dBr बटे में dt यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, राइट। तो यहाँ पे ये जो 3 है ये इस तरफ आ जाता है, राइट। ये जो 3 है ये इस तरफ आया, चूँकि ये 5 वाला था ये लुप्त हो रहा था तो यहाँ पे माइनस भी लगाना इम्पोर्टेंट है। तो यानी कि देख लीजिए यहाँ पे dBr बटे में dt 3/5 dBr, यहाँ पे Br2 भी लगा हुआ है। तो उम्मीद है आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे Br2 भी लगा हुआ है, राइट। 1 मिनट हम थोड़ा सा रेड कलर ले लेते हैं और थोड़ा सा पेंसिल को सही कर लेते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हम लोगों को ब्रोमीन के लुप्त होने की दर पूछी थी, लुप्त होने की दर यानी कि यहाँ पे हमको अपीयरेंस नहीं, यहाँ पे हमको डिसअपीयरेंस पूछी थी, मतलब कि लुप्त होने की दर Br की। तो हमने क्या किया, पहले इसको, चाहे हम पहले इसको लिखें या इसको लिखें, बात एक है, तो हमने पहले इससे स्टार्टिंग की है अपने ऑप्शन में। तो यहाँ पे dBr2 में यहाँ पे तो लिखूँगी, चूँकि ये उत्पाद वाला है तो इसलिए मैं यहाँ पे प्लस लगाऊंगी, प्लस, राइट, 1/3 और यहाँ पे -1/5 क्योंकि ये ख़त्म हो रहा है ना इसलिए, तो बाकी मैं dBr लिख दूँगी और ये जो 3 है ये इधर आ जाएगा, राइट। तो -3/5 वाला ऑप्शन देखिए कहाँ है। तो मेरे पास क्या था, -5 था क्या, हाँ मेरे पास 5 था, -5। तो उम्मीद है ये सी ऑप्शन आपका सही चला जाएगा। बाकी आपको कोई भी तकलीफ़ हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और वीडियो अगर समझ में आ रही हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन में पहले से ही टिक लगा दी, ज़रूरी नहीं जो मैंने पहले टिक लगा दी वही आंसर हो, पहले हम इसे खुद सॉल्व करके भी देख लेते हैं।
इधर वाले जो होते हैं, इधर वाले अभिकारक होते हैं, इधर वाले क्या होते हैं, समय के साथ लुप्त होते जाते हैं, इसलिए इधर वाले को हम लोग निगेटिव में लिखते हैं। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट अब आपको नहीं गलती होगी। देखो मेरे पास 2a लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 2a + b लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूँगी, d यहाँ पे a लगा दूँगी, बटे में dt लगा दूँगी, राइट। ये मेरे पास 2 है ना, 2, तो ये -1/2 आ जाता है, राइट। अब मैं फिर से बराबर लिखूँगी, मेरे को b को लिखना है, मैं पता है कैसे लिखूँगी, b लिखूँगी, b बटे में यहाँ पे मैं dt लिख दूँगी। अब आप लोग बोलोगे मैम यहाँ पे माइनस नहीं लगाओगे, हाँ यहाँ पे माइनस भी लगाना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भी लुप्त हो रहा है, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं लिखा, इसलिए हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, राइट। तो ये तो हमारा इस तरफ का हो गया। तो ये दोनों ऑप्शन तो हमको, ये देखो यहाँ पे ये दिख गया, यहाँ पे ये दिख गया, यानी कि बी वाला और डी वाला तो ऑप्शन होगा नहीं। सी वाले को एक बार चेक कर लेते, तो सी वाले देखो ये उत्पाद है, इसे हम लोग उत्पाद को कभी माइनस में नहीं लिखते, तो यही वाला ऑप्शन राइट चला जाएगा। उत्पाद है ना, तो उत्पाद को कभी माइनस में नहीं लिखते, तो 36 का ये ऑप्शन चला जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे पास ये मेरे को रिएक्शन दी हुई है, इस पर विचार करने के लिए बोला है। DNH3DT व DH2DT के मध्य बराबरी का संबंध पूछा हुआ है, राइट। मेरे पास DNH3, सुनो ये जो मेरे पास NH3 है ये उत्पाद है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, +1/2 D, यहाँ पे मैं NH3 लिखना होगा, NH3 लिख दूँगी, राइट। NH3 लिखना होगा, NH3 लिख दूँगी, बटे में DT। अब मेरे को H2 के बारे में पूछा है, तो मैंने क्या किया, माइनस के लिख दिया, और यहाँ पे देखो H2 के ऊपर आगे 3 लिखा हुआ है, तो -1/3 लिख दूँगी, यहाँ पे DH2 लिख दूँगी, राइट, और यहाँ पे DT लिख दूँगी। तो यहाँ पे H2 आप लोग बना लीजिएगा, H2 लिख दूँगी यहाँ पे मैं, और यहाँ पे जो 2 है ये इधर चला जाएगा, 2 ये है इधर चला जाएगा, चूँकि मैंने H2 का लिखा है, यानी कि अभिकारक का लिखा है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो -2/3 आ जाएगा, तो -2/3 ये वाला ऑप्शन चला जाएगा। उम्मीद है आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को अच्छे समझ पा रहे होंगे। सुनो, एसीटोन, एसीटोन का सूत्र आप लोग बता सकते हो, एसीटोन, कैसी टोन, ऐसी वाली टोन, तो एसीटोन का सूत्र होता है हमारे पास CH3COCH3। इसके जब हम अपचयन करते हैं ना, तो हमारे पास देखो क्या बनता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं एसीटोन की विक्रिया में मतलब कि मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, तो ये हम लोगों को फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए। मेरे पास क्या था, एसीटोन CH3CO और ये मेरे पास CH3 था, राइट। तो मैं किससे क्रिया करा रही, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी कि CH3MgBr के साथ में रिएक्शन करा रही हूँ, राइट। तो अब क्या बनता है, उत्पाद देखिए, उत्पाद में क्या करते हैं हम लोग, जब भी मैं मतलब कि चाहे कुछ भी हो, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की रिएक्शन में पता है क्या करते हैं, ये जो O है ना, O, अब देखो यहाँ पे मैं कलर बदलूँगी, अब देखो कलर बदलेंगे हम लोग, तो अब ध्यान सुनना, ये जो O है ना, O, इसके बगल में मैं सिंगल बॉन्ड बना के यहाँ पे H लगा दूँगी, और ये वाला CH3 है ना, यहाँ पे आ जाता है। तो इसे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये कैसे कर दिया, तो ये ट्रिक है करने की। देखो डबल बॉन्ड को क्या होता है, डबल बॉन्ड मैंने यहाँ डबल बॉन्ड बनाया था, देखिए यहाँ पे मेरे पास ये था मेरे पास ये कार्बन का डबल बॉन्ड था, तो ये सिंगल बॉन्ड बना के यहाँ पे H लगा दो, और मतलब कि RMgX में से R इसको ले लो यहाँ पर, तो ये मेरे पास देखो तृतीयक एल्कोहल बन जाता है, राइट, तृतीयक एल्कोहल बन जाता है, यानी कि क्या बोलते हैं इसे, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल बोल दूँ मैं इसे, राइट। अब आप लोग बोलोगे मैम आइसो क्यों नहीं बोला, तो आइसो तो तब होता है ना ये वाले कॉन्सेप्ट में। ये जो है मेरे पास क्या बना था, मेरे पास ये बना था आइसोप्रोपिल एल्कोहल। क्या बना था, क्या प्रोपिल वाला नहीं बना था, क्योंकि ब्यूटिल 1 2 3 4 कार्बन थे मेरे पास। आइसो मतलब कि देखो तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल वाला बना था ना ऑप्शन में हमारे पास, तृतीयक वाला ज़्यादा सही आंसर होगा, राइट। आइसो मतलब कि उसी में से मतलब कि ये मेरे पास ऐसा कुछ बनता है, यहाँ पे अल्कोहल बनता ना, तो इसे मैं बोल सकती थी, लेकिन इसका सही ऑप्शन जाएगा बी वाला ऑप्शन। उम्मीद है आपको बी वाले ऑप्शन में कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी। अब देखो एनिसोल, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, एनिसोल का सूत्र क्या होता है, इसी में अटक जाएंगे कुछ बच्चे।
तो ये वाला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, नीट में भी आ चुका है। तो एनिसोल, एनिसोल जो होता है उसे हम लोग मिथॉक्सी बेंजीन के नाम से भी जाने जाते हैं, मिथॉक्सी बेंजीन के नाम से भी जाना जाता है। अब इसकी क्रिया में HI के साथ कराएं तो सुनो, बेंजीन में कभी भी ये वाला बॉन्ड नहीं तोड़ते हैं, बेंजीन में हमेशा ये वाला बॉन्ड कभी मत तोड़ना, ये वाला बॉन्ड कभी मत तोड़ना, तोड़ना हो तो सिर्फ O से लगा हुआ ये वाला बॉन्ड तोड़ना, ये वाला जो O वाला बॉन्ड होता है ये वाला बॉन्ड नहीं तोड़ना। तो देखो तो हमारा ऑप्शन एक झटके में आ जाएगा। एनिसोल मिथॉक्सी बेंजीन का सूत्र होता है COCH3, इसकी क्रिया में C मतलब HI से के साथ करा दूँ, राइट। तो यहाँ पे देखो CH3I आ जाएगा और यहाँ पे फिनॉल जुड़ जाएगा, राइट। ऐसा भी तो हो सकता है। अब आप लोग बोलोगे मैम यहाँ पे OI क्यों नहीं जुड़ा, तो देखो OI कोई कंपाउंड का नाम आप लोगों ने सुना है क्या OI का? नहीं सुना। फिनॉल सुना हुआ है, तो फिनॉल वाला राइट ऑप्शन होगा, फिनॉल होगा यहाँ पे आंसर, और CH3 होगा, CH3 क्योंकि मिथॉक्सी बेंजीन को ही हम लोग एनिसोल बोलते हैं, राइट। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन हमसे पूछा है कि किससे दृश्य प्रकाश को अवशोषित करने की अपेक्षा की जा सकती है। तो देखो हम लोग इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, इन सब की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, और जिसकी मतलब ऑक्सीकरण संख्या ज़्यादा आएगी, मतलब कि जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, तो उसी से हम लोग दृश्य प्रकाश को अवशोषित करने की अपेक्षा कर सकते हैं, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। अब आप लोग बोलोगे ये कैसे करें, तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे Zn को X मान लेती हूँ, फिर NH3 जो होता है मेरे पास क्या उदासीन लिगेंड होता है क्या, तो बताइए NH3 उदासीन लिगेंड है, तो हाँ NH3 मेरे पास उदासीन लिगेंड है, तो मैं NH3 का 0 लिख देती हूँ, ब्रैकेट के बाहर +2 लिखा है, यानी कि यहाँ पे Zn जो है यहाँ पे +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है। तो यानी कि Zn की मतलब ऑक्सीकरण अवस्था होती है 3D10 4s2, राइट, 3D10 4s2। चूँकि मेरे पास 2 मतलब कि इसके जो ऑक्सीकरण संख्या वो 2 है, तो 2 बाहर में से चले गए, चूँकि अभी भी तो ये एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो चूँकि ये आंसर नहीं होगा। ऐसी आप लोग और भी ऑप्शनों को चेक कर लेना, ऐसी और भी ऑप्शनों को चेक कर लेना। देखो यहाँ पे H2 जो होता है 0 होता है, यहाँ पे NH3 भी 0 होता है, तो स्कैंडियम जो होता है यहाँ पे +3 स्टेट में। अब इस स्कैंडियम की जो मतलब परमाणु क्रमांक 21 होता है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, स्कैंडियम का मान लो, जब स्कैंडियम नॉर्मली स्कैंडियम का निकालते तो यहाँ पे क्या करते 3D1 करते और 4s2 करते। चूँकि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने तो 2s में से चलेगा और 1 d में से, तो इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, तो इसलिए ये भी ऑप्शन मेरे पास नहीं होगा, राइट। बाकी आप लोग ऐसे तीसरे को भी कर सकते हैं। अब मैं डी ऑप्शन की तरफ एक बार मैं देख लेती हूँ, इस डी ऑप्शन की तरफ। देखो यहाँ पे NH3 का तो 0 हो गया, तो यहाँ पे Cr की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो 3 आ गया। आप लोग बोलो 3 कैसे आई आ रही, ये देखो X माना है Cr का और देखो X माना Cr का, NH3 का मैंने 0 मान लिया, तो बराबर ही मेरे पास 3 आ गया, राइट। तो Cr का मेरे पास 3 आ जाएगा। तो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24, तो यहाँ पे हो जाएगा 3D5 4s1। अब आप लोग 3D5 के लिए बेटा स्थायित्व के लिए लिया हम लोगों ने। तो अब हमको क्या करना है, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, एक तो मेरे S में से निकल गए और मेरे 2 इसमें से निकल जाएगा, तो मेरे पास बच जाएगा 3D3 बच जाएगा, यानी कि हाँ इसमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये वाला ऑप्शन मेरे पास राइट चला जाएगा। बाकी इसमें भी देखोगे, इसमें भी आपको ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलेंगे, राइट। तो उम्मीद है आप लोगों को इसका सही आंसर पता चल गया होगा। इसका सही आंसर चलाएगा डी, जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो दृश्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता रखेगा। अब मेरे पास है प्रकाश समवायता कौन प्रदर्शित नहीं करेगा। तो सबसे पहले प्रकाश समवायता होता क्या है, ध्यान से सुनना, सुनिए। प्रकाशी समवायता को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में OI भी लिखते हैं। प्रकाश समवायता वही देते हैं जिनकी आकृति अष्टफल की होती है। अभी अष्टफल की कैसे पता चलेंगे, अरे उनकी समन्वय संख्या जो होती है ना 6 होती है, समन्वय संख्या 6 होगी तो उसकी आकृति ये गारंटी होगी कि आकृति अष्टफल की ही होगी। और इसमें कम से कम 2, सुनो 3 4 नहीं, कम से कम 2 द्विदंतुर परमाणु द्विदंतुर लिगैंड होने चाहिए। अब देखो इसमें 2 से ज़्यादा क्या, 2 से ज़्यादा 3 है द्विदंतुर, तो ये भी शो करेगा। ये देखो इसमें 2 द्विदंतुर हैं तो ये शो करेगा। देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर
ये वाले ऑप्शन में देखो यहाँ पर एक द्विदंतु लिगेंड है, जबकि इस वाले ऑप्शन में देखो, इस वाले ऑप्शन में और यहाँ पे एक NH3 भी है। तो हाँ, ये द्विदंतु लिगेंड है। लेकिन ये वाले ऑप्शन में देखो एक भी द्विदंतु लिगेंड नहीं है मेरे पास। एक भी मेरे पास कम से कम 2 द्विदंतु लिगेंड होने चाहिए थे, एक भी द्विदंतु लिगेंड नहीं है। ये मेरे पास क्या है देख लेते हैं एक बार। मतलब कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हम लोगों ने NH3 और Cl2, ये भी ऑप्शन में मेरे पास D भी ऑप्शन आना चाहिए, लेकिन इसका सही आंसर जो परफेक्ट ऑप्शन जाएगा वो ये वाला जाएगा। ये वाला क्यों जाएगा? क्योंकि इसमें एक भी द्विदंतु लिगेंड नहीं है। इसमें तो कम से कम एक है। अब आप लोग बोलोगे मैम कम से कम आपने 2 द्विदंतु लिगेंड बोले थे, तो हाँ, अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो इसको लगा देते, लेकिन इसमें तो एक भी नहीं है ना, तो ये वाला ज़्यादा सही होगा, राइट। बाकी इस वाले क्वेश्चन को भी हम लोग नहीं देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमसे पूछा है कि कौन ज्विटर आयन बना सकता है। ज्विटर आयन कैसा होता है? ऐसा एक आयन होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आवेश होता है। तो ज्विटर आयन आखिर वही बना सकता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आवेश होता है। तो मैं सलाह दूंगी आप लोग ये वाला क्वेश्चन याद कर लो। देखो, तो इसका सही आंसर चला जाएगा ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जो होता है ज्विटर आयन बना सकता है। एक मेरे पास और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट है, वो ज्विटर आयन बना सकता है, तो उसका नाम है सल्फेनिलिक अम्ल। ये भी ज्विटर आयन बना सकता है और ग्लाइसिन भी ज्विटर आयन बना सकता है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ क्या ग्लाइसिन हमारे पास आवश्यक अमीनो अम्ल है या अनावश्यक अमीनो अम्ल है? बताइए, सोचिए। अब देखो, महान लोगों की पहली जीत नींद पर होती है। जितने बड़े सपने होते हैं उतनी कम नींद आती है, तो थोड़ा सपनों के लिए जागरूक रहो। उम्मीद है आप लोग पानी की बोतल साथ में लेकर बैठे होंगे, प्यास लग रही होगी, गर्मी बहुत है, तो पानी पीते रहिए ताकि हमको आलस वगैरह नहीं आए पढ़ने में, राइट। अब नींद आती है, बच्चे बोलते हैं पढ़ते टाइम नींद आती है, तो कोई बात नहीं, अपने पास एक स्प्रे बोतल लेकर बैठो, चल चल के पढ़ो, लिख लिख कर पढ़ो, तो ऐसे नींद नहीं आएगी। बोल बोल के ही पढ़ो, ऐसे नींद काफ़ी % तक दूर हो जाती है, राइट। और रिकॉल मेथड भी अपनाइए अपनी स्टडी में। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, निम्न में से अनावश्यक अमीनो अम्ल कौन से होते हैं? तो नॉन एसेंशियल में आप लोग गैस को याद रखो। किसको? गैस को। आप लोग बोलोगे मैम ये गैस क्या है? गैस से हो गया हमारे पास ग्लाइसिन, एलानिन और सीरीन। ये जो है ना नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है, यानी कि अनावश्यक अमीनो एसिड है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ अनावश्यक अमीनो एसिड किससे कहते हैं? क्या आप लोग बता पाओगे अनावश्यक अमीनो एसिड? सुनो, जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं ना, उससे हम लोग क्या करते हैं? क्या कोई बताएगा? सोचो। तो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं ना जिसकी पूर्ति हम लोग खाने के साथ कर लेते हैं, लेकिन अनावश्यक अमीनो अम्ल ऐसे अम्ल होते हैं जिनकी पूर्ति के लिए हमें खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारा शरीर खुद बना लेता है, तो इसलिए वो हमारे लिए अनावश्यक है। बाकी हमारा शरीर खुद ही बना लेता है ना, इसलिए अनावश्यक है। जबकि आवश्यक अमीनो अम्ल की पूर्ति खाने के द्वारा करी जा सकती है। और आवश्यक अमीनो अम्ल में आते हैं वैलिन, आते हैं, राइट। तो क्लास एंड करने से पहले मेरा एक और क्वेश्चन है आप लोगों से। एक हिस्टोन प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन, उसमें मेरी पाई जाती है लाइसिन और आर्जिनिन। वो कैसी प्रोटीन होती हैं तो ये बताइए। तो मैं आंसर बता देती हूँ, जो लाइसिन है मेरे पास और आर्जिनिन है वो क्षारीय प्रोटीन होती है। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। धन्यवाद। उम्मीद है आप लोग बैठ कर अब पढ़े होंगे, पढ़ने जा रहे होंगे। ओके बाय, थैंक यू। लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।